हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड इवनिंग। हम लोग इनकम टैक्स का क्लास कर रहे थे, वही हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में भी। मैं नोट्स ओपन कर लेती हूँ सो दैट साथ साथ वो भी हम लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे क्लासेस को कर सके। ठीक है। तो ये जो क्लास है बेसिकली आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का है, जो कि आपका पेपर नंबर 2 का क्लास है। पेपर नंबर 2 दैट इज आपका कॉमर्स। ये सेशन जो है आपके नेट, जेआरएफ और सेट के लर्नर्स के लिए बेनिफिशियल है, जो 2024 में दिसंबर अटेम्प्ट देने वाले हैं। यूनिट नंबर 10 है ये। माय नेम इज निधि साइनी। मैं आपको पेपर 1 के साथ साथ 2 की भी प्रिपरेशन कराती हूँ, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चलते हैं हम सिलेबस पे, देखते हैं हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। इनकम टैक्स हो चुका है, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होता है जिसमें हमें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम पर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें स्टार्ट करना है बेसिकली हमारा डिडक्शन से स्टार्ट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स दैट इज डिडक्शंस। तो एग्जेम्पशन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिडक्शन का मतलब होता है आपका जो हम ग्रॉस टोटल इनकम से आपको लेस करते हैं। जैसे कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए आपको थोड़ा सा लाइक आपको स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाता है, वो सब हो गया। तो उसको हम क्या करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम से हम क्या करते हैं, उस अमाउंट को माइनस करते हैं एंड जो हमारा अमाउंट आता है वो हमें पे करना होता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आपका डिडक्शन। तो आज हम इसे डिडक्शंस के बारे में जानेंगे कि डिडक्शंस होता क्या है। तो चलो ओपन करते हैं जल्दी से हमारा जो भी पेज है पढ़ने का। तो ये सब हो चुका था, पीओईएम। तो आई थिंक हम लोग को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ये ज्यादा नीचे हो गया। 120। ठीक है, सैलरी। हाँ, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो सैलरी में क्या है ना कि आप अगर अर्निंग हो और आपने अपना सैलरी स्लिप मतलब पेमेंट स्लिप कभी चेक किया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि सैलरी में कितना कुछ होता है। कितना कुछ होता है, जैसे कि आपको एचआरए मिलता है। एचआरए क्या होता है, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस मतलब जो आपका आउट ऑफ स्टेशन रहता है या फिर दूसरे जगह रह के काम कर रहे हैं उनके लिए होता है। स्पेशल अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसका किसी का मान लो फील्ड वर्क होता है तो फील्ड वर्क करने वाले को तो ट्रांसपोर्ट गाड़ी वाड़ी लेके तो हमेशा जाना पड़ता है, तो उनका लिए कुछ अलाउंस या फिर कोई भी अदर अलाउंस, ये सब आपका सैलरी में ऐड होता है। अब जो आपका टोटल सैलरी आया वो आया। अब मैंने जैसे कि आपको डिडक्शंस बताया, जैसे कि हमारे फादर है, हमारे फादर का हम लोग क्या है, चाइल्ड है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन चल रहा है हमारा। तो हमारे फादर को क्या है कि हमारे हमें पढ़ाने के लिए इनको ज़्यादा बर्डन ना लगे, इसलिए इनको थोड़ा बहुत डिडक्शंस दी जाती है। जैसे कि इनकम टैक्स में आपका अप टू 2 चाइल्ड आपको डिडक्शन मिलता है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये जितना भी डिडक्शन होगा ये सैलरी से ये डिडक्शन को माइनस किया जाता है। एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन, एग्जेम्पशंस जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, एंड डिडक्शन उसके बाद आपका नेट टैक्सेबल इनकम आता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स के स्लैब से। तो ये पेज आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप, कुछ चेंजेस आया था जो न्यू टैब, न्यू आपका टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लो क्या चेंजेस है क्या नहीं। अगर हम कंपेयर करें डिडक्शंस को ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग, 2023 एंड 4 के अकॉर्डिंग, तो आप देखोगे स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो होता है सैलरी में स्ट्रेट अवे 50,000 पहले भी मिलता था और अभी भी मिलता है। मतलब ये क्या है, आपकी कितने भी सैलरी हो उसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है स्ट्रेट अवे 15,000। ये सभी के लिए है क्या, यस ये सभी के लिए है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया हुआ है, आपको दिखाती हूँ नोटबुक में आपको ये लिखना कैसे है स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला पॉइंट। जस्ट अ सेकेंड। टैक्स हो गया, लिमिट ओके। रिट्रेंचमेंट, प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है। ओके। आई थिंक स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला पॉइंट मिल क्यों नहीं रहा है मुझे। हाँ ये रहा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ
50,000 कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहाँ पे भी हमने कितना पढ़ा, यहाँ पे भी हमने 50,000 पढ़ा है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी सैलरी से 50,000 का मिलता है, पहले भी मिलता था और अभी भी मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग भी मिलेगा हमें। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 इन केस आपका ओल्ड में भी और न्यू में भी दोनों में अलाउड है, सारे ही सैलरीड पर्सन के लिए। किसके लिए? सैलरीड पर्सन के लिए, जो सैलरी जिसको मिलता है, जो कमाता है, बिजनेस के लिए, सैलरीड पर्सन के लिए। वो गवर्नमेंट जॉब करता है या नॉन गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 50,000 स्ट्रेट अवे डिडक्शन मिलेगा। जैसे कि मान लो आपकी सैलरी है 8 लाख, 8 लाख में से 50,000 आपका स्ट्रेट अवे एग्जेम्प्टेड पार्ट होगा, जो उसको हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलेंगे। बाकी जो बचा 7,50,000, इस पे फिर हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। लीव ट्रैवल अलाउंस पहले आपका कुछ और था, ठीक है, अभी नया में नहीं मिलता है। 80 TTA 80 TTB ये क्या है हम पढ़ेंगे। प्रोफेशनल टैक्स ये भी हम यहाँ पे यस लिखा है, नो, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस यस, यहाँ पे नो लिखा है, क्यों? क्योंकि कुछ चेंजेस आ गया है। फूड बीवरेजेस वाउचर्स, फूड कूपन्स, 1.5 लाख का डिडक्शंस आपको मिलता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि 80C 80CCC 80CCD DD DDBE, तो ये सब हम देखेंगे अभी, ठीक है। NPS अकाउंट में दोनों पहले भी था अभी भी है। डिडक्शन आपको 50,000 का 80CCD1B, ये क्या है हम लोग देखेंगे, पहले था अभी नो लिखा हुआ है यहाँ पे। मेडिकल इंश्योरेंस यस नो। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, सेल्फ ऑक्यूपाइड या फिर वेकेंट प्रॉपर्टी यस नो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात हुई है, यस नो। तो देखो ये सबको हम लोग सेपरेट करके अभी पढ़ेंगे, सबको एक एक करके। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा है कि सैलरी की अगर बात की जाए, सैलरी का आपका सेक्शन आपको याद रखना है 15, 16, 17। सैलरी का सेक्शन क्या है? 15, 16 एंड 17, ये आपका सैलरी का सेक्शन है। बेसिक पे हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, ये सब आपका सैलरी का पार्ट है। परकेजिट्स हो गया, अलाउंस हो गया, सुपर एनुएशन बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, सुपर एनुएशन बेनिफिट, ये सब आपका सैलरी में आएगा। दैट इज सेक्शन 15, 16 एंड 17। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस इन इंडिया। HRA दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। HRA मतलब क्या हुआ? हाउस रेंट अलाउंस। एक्सेप्ट व्हेन इट इज क्वालिफाइड एज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, ये क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं इसको। हाउस रेंट अलाउंस हम देते हैं एम्प्लॉय को। किसको देते हैं? एम्प्लॉय को। कौन देता है? कंपनी देती है। क्यों देती है? सो दैट वो अपना एकोमोडेशन का एक्सपेंस को थोड़ा मैनेज कर सके। लेकिन अगर एम्प्लॉय नहीं रहता है रेंटेड प्लेस में, तो ये अमाउंट आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। जैसे कि मैंने आपको HRA के बारे में हमने जो यहाँ पे पढ़ा, हाउस रेंट अलाउंस होता है, ये देती कौन है? एम्प्लॉय को मिलती है। एम्प्लॉय को कौन पे करता है? एम्प्लॉय को देता है एम्प्लॉयर। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, अगर एम्प्लॉय एक रेंटेड हाउस में रहता है तो इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा। लेकिन अगर उनका खुद का हाउस है तो ये नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, रेंटेड प्लेस डज नॉट स्टे इन रेंटेड प्लेस, देन ये अमाउंट पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। तब ये अमाउंट पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। और अगर वो रेंटेड प्लेस में रहता है तो ये एग्जेम्प्ट रहता है, मतलब नॉन टैक्सेबल रहता है, कोई टैक्स नहीं लगती है इस पे। एम्प्लॉय कैन क्लेम डिडक्शन ऑन हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 1013A। हाउस रेंट अलाउंस का सेक्शन कितना है? हाउस रेंट अलाउंस का सेक्शन है 1013A। इसके आपका हाउस रेंट अलाउंस बेसिकली आता है। अब जो हमारा HRA एक्चुअली किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी भी एम्प्लॉय को रिसीव हुआ है एम्प्लॉयर की तरफ से। अब देखो बेसिकली आपका HRA कैलकुलेट कैसे होता है। मान लो ये एक पर्सन है, ये रहता है किसी दूसरे जगह पे, बट ये आया है मुंबई में रहने के लिए। क्यों? जॉब पर्पस के लिए। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में इसको HRA हाउस रेंट अलाउंस मिल कितना रहा है, रिसीव कितना हो रहा है, किससे? एम्प्लॉयर से कितना मिल रहा है, ये देखा। उसके बाद हम देखेंगे कि एम्प्लॉय कहाँ रहता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या बैंगलोर जैसी जगह में रहता है क्या? कौन कौन सा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड बैंगलोर। देखो लिखा है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड बैंगलोर। तो यहाँ पे जो कुछ भी आपका एक्चुअल रेंट है उसका
50%, एक्चुअल रेंट शुड बी एज मच ऑफ 50% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे आपको 50% मिलता है ऑफ योर बेसिक सैलरी। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये थोड़ा हाईफाई जगह होता है ना, काफी कॉस्टली एरिया है। बाकी सब कोई, ये सब आपका मेट्रो सिटीज में आता है, मेट्रो प्लेस में आता है। बाकी जो सब आपका प्लेस आएगा जिसको हम लोग नॉन मेट्रो में काउंट करेंगे, इसमें आपका 40% होता है ऑफ बेसिक बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, यस बेसिक सैलरी ना, मैं सी क्यों लिख रही हूँ, बेसिक सैलरी। ठीक है, तो ये आपका कंडीशंस है जो आपको याद करना है, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। नेक्स्ट देखो, एक्सेस रेंट एंड पेड एनुअली ओवर 10% ऑफ एनुअल सैलरी। ठीक है, एक्सेस आपका 10% ऑफ एनुअल सैलरी। तो ये तीन कंडीशन, तीन नहीं चार कंडीशन आपको देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको एक्चुअल में कितना सैलरी, कितना मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या बैंगलोर जैसे जगह में रह रहे हो। अगर हाँ तो 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी। अगर आप नॉन मेट्रो में रह रहे हो देन 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी एंड 10%, एक्सेस ऑफ 10% ऑफ योर एनुअल सैलरी। ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे अभी। न्यू टैक्स स्लैब रेट, undisclosed income, exemptions, house rent allowance। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा हाउस रेंट अलाउंस का कुछ नोट्स बनाया है। हाँ, यहाँ बना हुआ, देखो क्या लिखा है हाउस रेंट अलाउंस का। अगर आपको वहां से नहीं समझ में आया, यहाँ से बेसिकली पूरा समझ में आ जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस कितना सेक्शन है? 1013A। हाउस रेंट अलाउंस का सेक्शन कितना पढ़ा अभी हमने? 1013A। हाउस रेंट अलाउंस का सेक्शन कितना है? 1013A। ये हम नोटबुक में लिखेंगे, यस लिखेंगे। हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट मतलब टैक्सेबल नहीं होता है। किसमें? लीस्ट, इसमें से, मतलब इसमें से जो सबसे कम होगा, इसमें से जो सबसे कम होगा वो पार्ट ही एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? ये जो तीनों क्राइटेरिया हमने बनाया ना, इसमें से जो सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, जो सबसे कम होगा, हम उसको एग्जेम्प्ट करेंगे। पहला कंडीशन, जितना आपको एचआरए मिला है, हम देखेंगे कि आपको एचआरए कितना मिला है। रेंट 10% ऑफ योर सैलरी, 40% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। एक मिनट, वहां बेंगलुरु लिखा था ना, अच्छा इसको कोलकाता ही लिख लो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, एंड 50% ऑफ योर सैलरी अलाउड फॉर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। 40% ऑफ अदर, अच्छा अदर देन लिखा है। ठीक है, अदर देन मतलब, देखो सिंपल बता रही हूँ फिर से। एचआरए अलाउंस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपका सेक्शन 1013A होता है, इसमें से सबसे कम आपका जो होता है एग्जेम्प्ट होगा। सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर की तरफ से कितना मिल रहा है, नेक्स्ट 10% ऑफ सैलरी, नेक्स्ट 10% ऑफ सैलरी, नेक्स्ट हो जाता है 40% अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हो, नेक्स्ट 50% अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो। ठीक है, इन सब में से जो सबसे लीस्ट होगा, जो सबसे कम होगा, दैट पार्ट विल बी एक्सेप्ट। वो आपका, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ, एचआरए अलाउंस सेक्शन 1013A में आता है। सेक्शन 1013A में एग्जेम्प्टेड पार्ट, नॉट टैक्सेबल पार्ट हम कैसे देखेंगे? इसमें से जो सबसे कम अमाउंट होगा वो देखेंगे। एचआरए कितना मिला है? रेंट का 10%, रेंट मतलब 10% ऑफ योर सैलरी, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हो, 50% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रो सिटीज में हो। ठीक है, एंड इन सब में से लीस्ट पार्ट दैट विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, सेम यहीं भी, यहाँ भी लिखा हुआ है, सेम कंडीशन यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, अलाउंस फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल एक्सपेंसेस। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे फादर अगर एम्प्लॉयड है, उनको सैलरी मिलता है, तो उनको हमें पढ़ाने के लिए, थोड़ा उनको बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया जाता है, तो हम उसको बोल सकते हैं एजुकेशन अलाउंस। क्या बोल सकते हैं? एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस। अब हम एजुकेशन अलाउंस की बात करें तो एजुकेशन अलाउंस में क्या होता है, देखो सेक्शन 1014 है एजुकेशन अलाउंस का, सेक्शन 1014, सेक्शन 1014। ठीक है, ठीक है, सेक्शन 1014 है आपका हाउस, सॉरी एजुकेशन अलाउंस का। अब एजुकेशन अलाउंस का क्या है, देखो एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल एक्सपेंसेस, सेक्शन 1014 ऑफ इनकम टैक्स 1961, स्पेशल अलाउंस दिया जाता है सैलरीड इंडिविजुअल को, मतलब जो सैलरी, जिसका सैलरी पर्सन है उसको
दिया जाता है अपने चिल्ड्रन का एजुकेशन और साथ ही साथ हॉस्टल एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए। चिल्ड्रन का एजुकेशन, ठीक है, ये एजुकेशन पार्ट हो गया, और यहाँ पे एजुकेशन लिखा और यहाँ पे लिख देती हूँ हॉस्टल के लिए भी दिया जाता है, हॉस्टल अलाउंस जिसको बोल सकते हैं। एक चीज याद रखना, बच्चे दो ही अच्छे हैं, राइट, बच्चे दो ही अच्छे होते हैं, है ना। तो उसी कंडीशंस को, उसी चीज को फॉलो करते हुए ये वाली रूल्स भी बनाए गए हैं कि हम ना सिर्फ दो बच्चे का ही देखेंगे, बाकी आप अपना देख रहे हो तो आप अपना देख लो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ आपको दो बच्चे के लिए हेल्प करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इस पे आपको 100 रुपीज पर मंथ दिया जाता है। 100 रुपीज पर मंथ, यहाँ पे 100 रुपीज पर मंथ दिया जाता है। लेकिन लेकिन क्या लिखा है देखो, पर चाइल्ड अप टू ओनली 2 चाइल्ड। मतलब ये आपको 100 पर मंथ दिया जाएगा, लेकिन कितने बच्चों के लिए, सिर्फ 3। अब एक बात बताओ, किसी पेरेंट्स के अगर 3 बच्चा होगा, किसी पेरेंट्स का अगर 4 बच्चा होगा, तो ये लोग कैसे मैनेज करेंगे, ये लोग कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें 3 बच्चा हो, 4 बच्चा हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने बता दिया था आपको कि हमारा सिर्फ और सिर्फ दो बच्चे से ही लेना देना है, और हम सिर्फ दो बच्चे का ही आपको अलायंस मैनेज करने के लिए देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 चाइल्ड के लिए 100 रुपीज पर मंथ हो जाएगा। तो ऑल टुगेदर 100 रुपीज पर मंथ है, मतलब इंटू 12 करेंगे, एक बच्चे का कितना होगा, 1200 पर महीना, 1200। और अगर फिर हम एक और बच्चे का किए 12 से, तो कितना हो गया, ये 1200 फिर से हो गया। तो मतलब टोटल आपको कितना मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2400 ही मिल सकता है। वही सेम यहाँ लिखा है, 100 पर मंथ अलाउड पर चिल्ड्रन फॉर अप टू 2 चिल्ड्रन स्टडिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हॉस्टल का क्या सीन है देखो, हॉस्टल में आपको 300 रुपया दिया जाता है, हॉस्टल का ना, हॉस्टल का थोड़ा सा और ज्यादा है, 300 रुपया पर मंथ दिया जाता है, 300 रुपया पर मंथ। कितना, अप टू, यहाँ पे 2 चाइल्ड है, यस यहाँ पे 2 चाइल्ड है, बट उन बच्चों के लिए है जो हॉस्टल में रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप हॉस्टल अलायंस ले रहे हो और आपका बच्चा हॉस्टल में रहता ही नहीं, नहीं, आपका बच्चा हॉस्टल में रहना चाहिए। तो ये भी आपका कितना तक के लिए है, सिर्फ और सिर्फ 2 चाइल्ड के लिए ही दिया जाता है। 300 रुपया दिया जाएगा पर मंथ, आपका 2 चाइल्ड तक के लिए अलाउड है। और यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, तो दिस विल बी 300 इंटू 12, यहाँ पे आपका आ जाएगा, और यहाँ पे भी 300 इंटू 12, क्योंकि सिर्फ दो बच्चे के लिए ही अलाउड है, तो यहाँ जो अमाउंट होगा यही आपका मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट हो जाएगा। तो वहाँ यहाँ पे भी सेम लिखा है देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्जेम्प्टेड पार्ट होता है, सिर्फ 100 रुपया एग्जेम्प्ट है पर मंथ के बेसिस पे, एंड सिर्फ 2 चाइल्ड के लिए। एक बच्चा है आपका, ये है आपका एक बच्चा, 100 रुपया करके हम लोग कैलकुलेट किए, 12 महीने का 1200 आया। ये आपका दूसरा बच्चा है, 100 रुपया पर मंथ करके 12 मंथ का हमने 1200 कैलकुलेट किया। टोटल आपको कितना एग्जामेशन मिलेगा, आपका एक साल में 2400 का एग्जामेशन मिलेगा, 2400 का एग्जामेशन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, एंड दैट टू अप टू 2 चाइल्ड। हॉस्टल के लिए भी लिखा है, हॉस्टल अलाउंस एग्जेम्प्टेड पार्ट ओनली 300 पर मंथ अप टू 2 चिल्ड्रन, कितना, 2 चिल्ड्रन। लेकिन आपका बच्चा हॉस्टल में होना चाहिए, तब आपका हॉस्टल अलायंस आपको मिल सकता है, ठीक है। सेम यहाँ लिखा हुआ है हॉस्टल अलायंस का। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट अलायंस का भी है। हमने वो सैलरी वाला पेज में ट्रांसपोर्ट का भी देखा था कि नहीं, हो सकता है कि हाँ मेरा फील्ड वर्क हो तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ता है, हमेशा हमेशा मुझे कहीं आना जाना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट का क्या है, ट्रांसपोर्ट अलायंस कितना दी जाती है, उसके लिए क्या रूल्स है वो हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट अलायंस की बात करें हम लोग, तो पर्सन का मंथली टैक्स एग्जेम्पशन है, मंथली बेसिस पे। अगर वो सैलरीड पर्सन है, नॉन हैंडीकैप है, मतलब उसको कोई डिजेबिलिटीज नहीं है, वो ठीक ठाक है, सैलरीड पर्सन है, तो उसको 1600 महीने पे मिलेगा, 1600 महीने पे। अगर वो नॉन हैंडीकैप है, ओके है, सैलरीड पर्सन है, ठीक है, अच्छा खासा कंडीशन में है, तो 1600 पर मंथ मिलेगा, कितना, 1600 पर मंथ। लेकिन वहीं कोई हैंडीकैप पर्सन है और सैलरीड पर्सन है, तो उसको 3200 मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, हैंडीकैप प्लस सैलरीड पर्सन है, तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, दैट इज 3200 पर मंथ, 3200 पर मंथ। एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सिस्टम 70% ऑफ अमाउंट, या फिर 10,000 विच एवर इज लेस। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर आपको प्रोवाइड की गई है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उसमें 70% ऑफ सैलरी, या फिर 70% ऑफ सैलरी, अमाउंट, सॉरी नॉट सैलरी, ऑफ अमाउंट रिसीव, आपको जितना अमाउंट मिला है, ऑफ अमाउंट रिसीव, या फिर 10,000,
अब इन दोनों में से जो आपका लेस अमाउंट होगा, लीस्ट अमाउंट होगा, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। कौन सा? वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्प्ट पार्ट होता है 3,200 जब आपका ब्लाइंड, डेफ, डम या कोई भी आपका हैंडीकैप एम्प्लॉय होते हैं, तब के लिए लिखा है 3,200। कोई अच्छा कंडीशन में है, गुड कंडीशन में है, कोई डिसेबिलिटीज नहीं है, तो उसके लिए हम लोग 1,600 रखे। कितना? 1,600 रखा गया है। देखो उसके लिए कितना रखा गया है? उसके लिए रखा गया है 1,600 पर मंथ के बेसिस पे। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, व्हेन इंटरेस्ट फ्री लोन्स या फिर कंसेशनल लोन्स आरंट टैक्सेबल एज परक्विजिट्स। मतलब लोन 20,000 तक का, 20,000 तक का लोन के बारे में बात किया जा रहा है। इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर कंसेशनल रेट लोन टेकन फ्रॉम द एम्प्लॉयर अप टू 20,000। मतलब मान लो मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, अब इस एम्प्लॉय को ना पैसों की जरूरत है, तो ये क्या करता है, अपना कंपनी से ही बोलता है कि मैं तो आपके यहाँ इतना अच्छे से काम कर रहा हूँ, तो मुझे आप ही वो लोन पूरा कर दो। तो यहाँ पे जो कंपनी इसको लोन देती है ना 20,000 तक का लोन पे, देयर इज नो इंटरेस्ट, देयर इज नो इंटरेस्ट। 20,000 तक में नो इंटरेस्ट, वही लिखा हुआ है। नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एज अ परक्विजिट ऑल्सो, ये आपका एग्जेम्प्टेड होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। 20,000 तक ही एग्जेम्प्ट होगा, 20,000 तक ही। सेम यहाँ लिखा है, इफ द ओरिजिनल लोन वॉज अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट बट सब्सिक्वेंटली इट reduced बिलो 20,000, इट सेल बी कंसिडर्ड एज पेटी लोन। इंटरेस्ट जो कुछ भी होगा एज अ लोन पर, ये आपका नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। अगर एम्प्लॉय 20,000 से ज्यादा करता है एक लोन, ठीक है, 20,000 से ज्यादा करता है तब उस पर लगेगा, बट अगर 20,000 से कम रहता है तो नहीं लगेगा। इफ एन एम्प्लॉय रिसीव मोर देन वन लोन, अगर मान लो क्या किया इसने, एक बार लोन लिया, ठीक है, काम नहीं हो पाया, फिर से एक और लोन लिया 20,000 का। मतलब एक तो ये फर्स्ट टाइम इसने लोन लिया, फिर से ये सेकेंड टाइम अगेन ये 20,000 का लोन ले रहा है, ये सोच करके कि इस पे तो मुझे कोई टैक्स वगैरह देना नहीं है, इजिली हमने ले सकता हूँ मनी। तब इसका क्या होगा, तब विथ ईच लोन अमाउंट ऑफ लेस देन 20,000 एग्रीगेट ऑफ ऑल लोन शुड बी कंसिडर्ड एज अ पेटी लोन और टैक्सेबल। मतलब अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो ये 40,000 जो होगा ना, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसको हम लोग पेटी लोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेटी लोन भी बोल सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई एम्प्लॉय रिसीव करता है मोर देन वन लोन, एक लोन से ज्यादा लोन लेता है, ठीक है, 20,000 से कम का या इससे ज्यादा का, इससे ज्यादा का तो टैक्सेबल हो ही जाएगा, इससे कम का, तो हम क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, ऐड करेंगे वो सारे लोन को, और सभी को ऐड करके हम देखेंगे कि उसका कितना अमाउंट होता है, वो अमाउंट टैक्सेबल होगा, वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। अगर 20,000 से अमाउंट एक्सीड करता है, देन अगर मान लो ये हो गया आपका ये, अगर मान लो वो एम्प्लॉय एक बार में ही 50,000 का लोन लिया, तब ये एम्प्लॉय नॉर्मल टैक्स स्लैब से इसका टैक्सेबल होगा। नॉर्मल टैक्स स्लैब से जो बनता है टैक्स रेट, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ देखते हैं लिखा है कि नहीं। ये तो इंटरटेनमेंट का लिखा है, लीव ट्रैवल का लिखा है, ठीक है, मेरे को नहीं लग रहा है उसका लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? परक्विजिट्स का मतलब होता है हम जब एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट देते हैं कैश में या काइंड में, दैट इज अ परक्विजिट्स। ठीक है, परक्विजिट्स। ये 10,000 वाला बात नहीं लिखा है क्या इसमें? ठीक है, अगर फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग रिवाइज कर लेंगे। अभी 10,000 वाला आई होप, आई मीन 20,000 वाला आपको क्लियर होगा। प्रोफेशनल टैक्स विल बी exempt, commuted uncommuted, एलटीसी है इधर, नहीं 20,000 वाला नहीं लिखा है हमने। ठीक है, ये वाला तो पेज से भी आपको समझ में आ गया होगा 20,000 का क्या कैलकुलेशन है और कैसे हम देखते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम गिफ्ट वाउचर पे आते हैं। गिफ्ट जो मिलता है एम्प्लॉय को, गिफ्ट हम किसी चाहने वाले को या फिर एम्प्लॉयर, जैसे अभी दिवाली पार हुआ है तो कंपनी ने तो गिफ्ट दिया होगा अपने अपने एम्प्लॉयज को, धनतेरस पे, दिवाली पे गिफ्ट देती है, तो क्या वो गिफ्ट भी टैक्सेबल होता है? क्या उस पे भी चार्जेस लगती है? क्या उस पे भी हमें टैक्स पे करना होता है? देख लेते हैं, आओ। गिफ्ट हुआ या वाउचर हुआ, अगर आपको एम्प्लॉयर मतलब कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना, दिवाली में, धनतेरस में, न्यू ईयर में आपको गिफ्ट देती है कंपनी, तो गिफ्ट या वाउचर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, कंपनी देती है। तो देखो, अगर आपको गिफ्ट दिया जा रहा है कंपनी से, आपको गिफ्ट या वाउचर दिया जा रहा है, तो उसका भी एक लिमिट है। गिफ्ट
और वाउचर का भी एक लिमिट है, जो कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, तो इसका भी एक लिमिट है। ठीक है, आपको ना कंपनी 5,000 तक का दे सकती है, ये बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट होता है, 5,000 तक का एग्जेम्प्ट होता है। 5,000 से अगर 1 रुपया भी इसमें ऐड किया ना तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। 5,000 तक बिल्कुल ही आपका एग्जेम्प्ट है। क्या लिखा है, गिफ्ट या वाउचर गिवन बाय एम्प्लॉयर, कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, इन कैश या काइंड में, एग्जेम्प्टेड तब तक होता है जब तक वो 5,000 तक का है, एंड दैट टू ये पर मंथ नहीं है, ये आपका पर एनम है, दैट इज आपका पर ईयर। तो गिफ्ट या वाउचर अगर आपको कंपनी दे रही है और वो 5,000 तक का है, 1 साल का, 1 साल का, ठीक है, 1 साल का, तब वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तब वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, तब वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये हम पूरा साल की बात करें, जैसे कि मान लो कंपनी ने आपको न्यू ईयर में दिया 1,000 का गिफ्ट, ठीक है, फिर आई थिंक आपका मान लो दिवाली में दे दिया, दीपावली में दे दिया, ठीक है, दीपावली में दे दिया आपको 2,000 का गिफ्ट, फिर आपको अगेन मान लो कुछ आपका बर्थडे में दे दिया, आपका बर्थडे में दे दिया, ये दे दिया अगेन 2,000 का, टोटल कितना हो गया, 5,000। तो ये क्या हमारा टैक्स होगा, नहीं, ये हमारा नॉट टैक्सेबल, दिस इज आपका एग्जेम्प्ट अमाउंट हो जाएगा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, दिस इज अ एग्जेम्प्टेड अमाउंट। अब इसी की जगह मान लो कंपनी क्या करती है, आपको यहाँ 2,000 का दे देती है, यहाँ 3,000 का दे देती है, यहाँ 1,000 का दे देती है, ये कितना हो गया, 6,000 हो गया, 5,000 से क्रॉस किया, तो ये आपका क्या टैक्सेबल होगा, यस, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो यही लिखा है कि 5,000 तक में आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज एग्जेप्ट। अब हम एलटीसी पे आते हैं, दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, एल टी सी, दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव, लीव लेते हैं ना, कंपनी आपको लीव देती है ना कि हाँ जाओ अपने फैमिली के साथ ऐश मौज करो, घूमो फिरो, अच्छे से ऐश मौज करके आओ, तो लीव ट्रैवल की हम बात करते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन, जिसको हम एलटीसी या एलटीए भी बोलते हैं, जो आपका सेक्शन 10(5) में आता है, किसमें, 10(5) की बात करें। अब लीव ट्रैवल अलाउंस या कंसेशन हम अवेलेबल होता है एग्जेम्पशन के लिए, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, उनके टोटल टैक्सेबल इनकम में से। ठीक है, एज द नेम इटसेल्फ, नेम से ही समझ में आ रहा है आपको लीव दिया जा रहा है ट्रैवल करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, जो एम्प्लॉय को मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, सो दैट वो घूम फिर सके, अपने माइंड को फ्रेश कर सके। लेकिन क्या ये ऑल ओवर मतलब आउटसाइड इंडिया भी अलाउड है क्या, नहीं, ये आपका कोई भी जगह पे आप जाओ, लेकिन इन इंडिया आप ये अलाउड तब होता है जब आप कोई भी जगह पे जा रहे हो, टू एनी प्लेस, आप कोई भी प्लेस पे जा रहे हो, बट दैट शुड बी इन इंडिया, कोई भी जगह पे जाओ लेकिन ये इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया एलटीसी की बात किया हमने। एलटीसी मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन, जो हम एम्प्लॉयर देती है, किसको देती है, एम्प्लॉय को देती है, लीव देती है कहीं ट्रैवल करने के लिए, टू एनी प्लेस बट इट शुड बी इन इंडिया। ठीक है, ईदर ऑन लीव आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सर्विस या टर्मिनेशन पे देती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कब दी जाती है आपको, अगर आप रिटायर कर रहे हो तब दी जा सकती है आपको, या फिर आपकी सर्विस एंड हो चुकी है, आपकी सर्विस जो है, आपका जो वहां पे काम करने का ड्यूरेशन है वो टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो गया है, तब देती है आपको। समझ में आया, दो कंडीशन में आपको एम्प्लॉयर देती है इसको, या तो आप कंपनी से रिटायर हो चुके हैं, मतलब आपका अब काम धंधा सब खत्म हो चुका है, या फिर मान लो आप काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे, आपकी सर्विस खत्म हो चुकी है, मतलब आपका काम कंप्लीट होने पर ही आपको कंपनी देती है फ्रॉम हिज सर्विस। बेनिफिट अवेलेबल इन इंडिविजुअल रेसिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेसिडेंट, लीव ट्रैवल कंसेशन दी जाती है फैमिली के साथ टाइम बिताने के, स्पाउस, चिल्ड्रन, इंडिविजुअल, ब्रदर, सिस्टर। ठीक है, अब लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता कितना है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, Leave travel allowance exemptions 10(5) of Income Tax Session Act 10(5), लीव ट्रैवल अलाउंस एप्लीकेबल इंडिविजुअल के लिए होता है और अप्लाई टू ऑल। डोमेस्टिक क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग विद इन मीन्स इंडिया की बात करें, जैसे कि आप एयर फेयर, ट्रेन का खर्चा, बस का खर्चा, एम्प्लॉय का सारा खर्चा देखना, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखो, हाँ ये है मेन पार्ट हमारा। ठीक है, अभी तक तो आपका लीव ट्रैवल कंसेशन का आप मीनिंग समझ रहे थे, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। 10(5) ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइड
करता है एग्जेम्पशन लीव ट्रैवल कंसेशन का, जो किसी भी एम्प्लॉय को मिलता है उसके एम्प्लॉयर से ट्रैवल करने के लिए टू एनी प्लेस इन इंडिया। ये जो एग्जेम्पशन है ये आप अवेल कर सकते हो लीव के टाइम में, ठीक है, रिटायरमेंट या फिर आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। ये जो एग्जेम्पशन है ये आपको सिर्फ 2 ट्रिप के लिए दी जाती है। कितना ट्रिप के लिए? 2 ट्रिप के लिए दी जाती है इन ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर, इन ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर, इन ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो दिस मीन दैट एम्प्लॉय जो है क्लेम कर सकता है लीव ट्रैवल कंसेशन अपना सिर्फ 2 जर्नी के लिए। अब मान लो आप साल में 10 बार घूमने गए, कंपनी को उससे मतलब है नहीं। आप साल में मान लो 15 बार घूमने गए, कंपनी को उससे मतलब है नहीं। आप 10 बार जाओ, 15 बार जाओ, कंपनी सिर्फ आपको दो ट्रैवल का पैसे देगी, 2 ट्रैवल का पैसा देगी, दैट टू इन 4 ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर, 4 कैलेंडर ईयर, इन ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर, ठीक है। याद रखना, ये लाइन याद रखना, 2 ट्रिप इन ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर विद इन ए स्पेसिफाइड ब्लॉक ऑफ 4 ईयर एज पर द रूल सेट बाय गवर्नमेंट। ये रूल गवर्नमेंट ने ही सेट किया है कि ये एम्प्लॉय को अपना ट्रैक पे रहने के लिए ब्लॉक ईयर में लाइक मैक्सिमाइज करने के लिए उनका बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन। तो ये हो गया आपका एलटीसी के बारे में। अब हम ग्रेच्युटी देखेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में। हाँ, तो लीव ट्रैवल कंसेशन दैट इज सेक्शन 10(5), ये आपको एलटीसी के बारे में है, जो किसी भी एम्प्लॉयर की तरफ से दी जाती है एम्प्लॉय को टू एनी प्लेस इन इंडिया में विजिट करने के लिए। या तो वो लीव पे है, या फिर उसके रिटायरमेंट पे दी जा रही है, या फिर उसका सर्विस का टर्मिनेशन हो गया है तब दिया जा रहा है। अब मिलता क्या है? 2 ट्रिप का पैसा, 2 ट्रिप का कंसेशन वो बेयर करती है कंपनी इन ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर, इन ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। तो 2 ट्रिप का देगी आपको, ठीक है, इन ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर, इन ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। याद रखना ये एलटीसी सेक्शन 10(5), एलटीसी सेक्शन 10(5) दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन की बात किया जा रहा है। अब ये ग्रेच्युटी क्या होता है देख लो। ग्रेच्युटी की बात करें तो ग्रेच्युटी भी आपका एम्प्लॉइज को ही दिया जाता है। Taxability of gratuity: if an employee receive gratuity during service, then that is fully taxable. अब हम आ जाते हैं ग्रेच्युटी पे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ग्रेच्युटी जो होता है ये भी सैलरीड पर्सन को ही मिलता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब और नॉन गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट जॉब, दोनों को बाइफरकेट करके किया गया। क्या किया गया देखो, ग्रेच्युटी जो है आपको ड्यूरिंग सर्विस भी मिलती है एंड आफ्टर रिटायरमेंट भी मिलती है। क्या बोल रही हूँ मैं? ग्रेच्युटी आपको ड्यूरिंग सर्विस भी मिलती है, मतलब आप जब सर्विस में हो तब भी आपको मिल सकती है, एंड आफ्टर रिटायरमेंट भी मिल सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लेना कब चाहते हो, ठीक है। ड्यूरिंग सर्विस एंड आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है। अब ग्रेच्युटी की बात करें तो ये आपका डेथ पे भी मिलता है, रिटायरमेंट पे, रेजिग्नेशन पे, या कोई अदर सर्टेन केसेस में टैक्स एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड। अब जैसे कि रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, आपने रिजाइन कर दिया, मतलब आपका सर्विस एंड हो गया है बेसिकली, और आप इस ड्यूरेशन में अगर ले रहे हो अमाउंट, तब ये अमाउंट बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर आप सर्विस के दौरान लेते हो, मतलब आप जब काम कर रहे हो, आप जब वर्किंग पीरियड में हो, आप जब काम करने के स्टेटस में हो, आप उसी समय ले रहे हो, तब ये अमाउंट हो जाता है टैक्सेबल। क्या हो जाता है? टैक्सेबल, ठीक है। any amount of gratuity as a gratuity any amount received as gratuity by employee, आपको कुछ भी अमाउंट मिलता है वो आपका सैलरीज में ट्रीट किया था, आपको दिखाया जाता है इनकम के जैसा। हाउएवर डेथ में आपको जो मिलता है, जब मान लो अब जैसे कि एम्प्लॉय का डेथ हो गया, तो अब एम्प्लॉय को तो नहीं मिलेगा ना, तो एम्प्लॉय को ना ऑप्शन दिया जाता है कि वो ना अपना नाम के साथ साथ एक नॉमिनी का भी नाम डाल सके, तो नॉमिनी को मिलता है, या फिर उसका जो कुछ भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको मिलेगा। तो ये सारा अमाउंट जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ट्रीट किया जाता है। तो मतलब हम ग्रेच्युटी को क्या बोल सकते हैं? दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, अभी तक ये पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा देखो मैं बताती हूँ। ग्रेच्युटी जो है आपका 2 कंडीशन में मिलता है, एक आपका ड्यूरिंग सर्विस और एक आपका आफ्टर रिटायरमेंट, डेथ
रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, ये कंडीशंस हो गया। अब जैसे कि आप ये कंडीशन में अगर रिसीव करते हो तो ये हो गया आपका एग्जेम्प्टेड, यहाँ पे आपको कोई आपका टैक्स नहीं लगता है ग्रेच्युटी अमाउंट पे। ये एक अमाउंट होती है जो एम्प्लॉयर देती है एम्प्लॉय को। अब जैसे कि मान लो ड्यूरिंग सर्विस आप काम करने के दौरान ले रहे हो ग्रेच्युटी अमाउंट, तब ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। तो इसके जो क्राइटेरिया है अभी हम यहाँ से देखेंगे। अब ग्रेच्युटी का सेक्शन है 10-10, ग्रेच्युटी का सेक्शन क्या है 10-10। अब जैसे यहाँ लिखा है देखो, रिसीव ड्यूरिंग सर्विस पूरा का पूरा टैक्सेबल, ड्यूरिंग सर्विस पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। याद रख लो कि अगर ग्रेच्युटी अमाउंट हम अपने सर्विस के दौरान लेते हैं, हम जब अपना काम कर रहे हैं उसके दौरान लेते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर हम डेथ के समय, रिटायरमेंट के समय, रेजिग्नेशन के समय, टर्मिनेशन के समय ले रहे हैं, तब क्या होगा? तो अगर आप रिटायरमेंट या डेथ के समय में ले रहे हो और आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ये आपका पीवाईक्यू था, मैं बता दूं ये जो बॉक्स है ना ये पीवाईक्यू था। आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय हो, ठीक है कोई बात नहीं, फुल्ली एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना, तो अब इसमें भी ना, नहीं इसमें नहीं, सॉरी ये गलती हो गया है। हाँ, यहाँ पे आपका दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस, तो ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। बात तब आती है जब आप एक प्राइवेट जॉब में हो, एक प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आप प्राइवेट जॉब में है, ठीक है। अदर एम्प्लॉय, अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आते हैं तब क्या है, 20 लाख या फिर एक्चुअल आपको जितना ग्रेच्युटी मिल रही है, या फिर 15 डेज का सैलरी बेस्ड अपॉन लास्ट ड्रॉन सैलरी, ठीक है। मतलब ये वाला मैं आपको इजी वर्ड में अपना नोट्स में से दिखा दूंगी। और जो कोई भी पर्सन जो ग्रेच्युटी एक्ट में नॉट कवर्ड है, कवर्ड नहीं है, तब 20 लाख आपका सैलरी का एक्चुअल जितना ग्रेच्युटी आपको मिल रहा है एंड हाफ मंथ। तो ये चार्ट तो क्लियर होगा, बट प्लस मैं यहाँ से भी आपको बता देती हूँ ग्रेच्युटी का क्या कैलकुलेशन है। ये लीव ट्रैवल कंसेशन का है, नहीं ये लीव इनकैशमेंट का है। पेंशन, ग्रेच्युटी, यहाँ क्या लिखा है, ग्रेच्युटी का सेक्शन है 10-10। अगर आप रिसीव कर रहे हो ड्यूरिंग सर्विस, सर्विस के दौरान, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ड्यूरिंग सर्विस ले रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। मतलब सर्विस के दौरान ले रहे हैं और आप एक गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई मतलब नहीं है, सर्विस के दौरान ले रहे हो, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। रिटायरमेंट में, डेथ में, रेजिग्नेशन में, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस में ले रहे हैं, अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस हो या लोकल अथॉरिटी ऑफ एम्प्लॉय हो, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर आप कोई दूसरे जगह एम्प्लॉयड हो, आप एक प्राइवेट जॉब में हो और आप ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड हो, तब इसमें से लीस्ट आपका एग्जेम्प्ट होगा। लीस्ट में से 20 लाख एक्चुअल जितना ग्रेच्युटी आपको कंपनी दे रही है, या फिर 15 दिन सैलरी का, इतना याद रखना है हमें, ठीक है। तो इसमें से जो अमाउंट सबसे कम होगा ना, वो अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा, बाकी सारा टैक्सेबल होगा। समझ में आया? आप कवर्ड, आप ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आते हैं 1972, इसमें से सबसे कम अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। पहला अमाउंट 20 लाख, दूसरा आपको जितना ग्रेच्युटी मिल रहा है या फिर 15 दिन का सैलरी, ये याद रखना। अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर नहीं आते हैं 1972 में, इसमें से लीस्ट ऑफ द एग्जाम दैट इज 20 लाख, 20 लाख सेम है। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव सेम है। यहाँ 15 दिन का सैलरी था, यहाँ हाफ मंथ का सैलरी लिखा रहेगा, ठीक है, हाफ मंथ का सैलरी। तो ये आपका ग्रेच्युटी टेबल है जो आपको याद रखना है कि अगर मुझे सर्विस के दौरान मिल रहा है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। मैंने रिटायरमेंट के टाइम क्लेम किया, डेथ के टाइम क्लेम किया, या फिर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइम में क्लेम किया, या फिर मेरा सर्विस एंड हो गया तब क्लेम किया, क्या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, सिविल सर्विस एम्प्लॉय हूँ, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय हूँ, यस, ठीक है, मेरा कुछ अमाउंट नहीं लगेगा। अगर मैं दूसरा कोई जगह एम्प्लॉयड हूँ और मैं ग्रेच्युटी एक्ट में आता हूँ, 20 लाख
या फिर एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव या फिर 15 दिन का सैलरी, आपका लीस्ट विल बी एग्जाम। मैं ग्रेच्युटी एक्ट में नहीं आती हूँ, देन इन दैट केस 20 लाख एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव या फिर हाफ मंथ सैलरी का लीस्ट इसमें से एग्जाम होगा। तो ये है आपका ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन, आपको जो याद रखना है। कैलकुलेशन करने को तो एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये पूछा जा सकता है, मान लो आपसे पूछा कि अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है, रिसीव हो रही है ड्यूरिंग सर्विस, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, क्या ये टैक्सेबल होगा या नॉट टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल होगा। क्यों टैक्सेबल होगा? क्योंकि अभी मैंने बताया कि आप सर्विस के दौरान ले रहे हो तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। डजेंट मैटर कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपका अमाउंट जो है पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। तो ये था ग्रेच्युटी के बारे में। अब हम पेंशन का देखते हैं, तो पेंशन का नेक्स्ट क्लास से करेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ तक का सेशन समझ में आया होगा, क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।